दिल्ली से अलग स्टेट से भी है इस मीटिंग में? हाँ, काफी सारे लोग छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, इन जगह से हैं। राइट, ठीक है। इससे पहले हम शुरू करें, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमें ये पूछने का है कि हम हैं क्या, आप और मैं। मतलब आप जब एक बच्चे का केस लेते हैं तो क्या आप एक सिर्फ विक्टिम के लॉयर जैसे बात कर रहे हैं, या आप एक चाइल्ड राइट्स लॉयर जैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने को? क्योंकि दोनों के पर्पस इंटायरली डिफरेंट है। एक विक्टिम के लॉयर का पर्पस होता है कॉम्पनसेशन, कन्विक्शन और एक स्पीडी डिस्पोजल। दिस कुड बी मैक्सिमम फॉर विक्टिम्स लॉयर। लेकिन चाइल्ड राइट्स लॉयर का पर्पस ये होता है कि कुछ केसेस ऐसे भी आ सकते हैं जहां पे आपको कन्विक्शन गारंटीड ना हो, लेकिन जब आप उस चाइल्ड विक्टिम का साथ रहेंगे, केस लड़ना शुरू करेंगे, तो हर एक स्टेज पे चाइल्ड जो है और उसकी फैमिली वो फुलफिल रहेगी, सेटिस्फाइड रहेगी, ये सोचते हुए कि जो उनकी परेशानी थी, उनकी दिक्कत थी इस पूरे लीगल प्रोसेस में, वो पूरी हुई है। ऑफ कोर्स कन्विक्शन जो जस्टिस का एक आइडिया है उसको पूरा करती है, लेकिन चाइल्ड राइट्स लॉयर होने में बहुत सारी दूसरे फैक्टर्स भी काउंट करते हैं। तो ये क्लियर करते हुए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत समय ऐसा आएगा जब आपका विक्टिम या आपकी चाइल्ड विक्टिम फैमिली बेल के लिए नहीं बोलेंगे। अगर वो बेल के लिए मना नहीं करते हैं तो आप एज अ विक्टिम लॉयर कोर्ट में हारे हुए देखे जाएंगे। लेकिन एज अ चाइल्ड राइट्स लॉयर शायद आप सिर्फ अपनी फैमिली और बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी विल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी जीत होगी। इसलिए सबसे पहले ये सेशन शुरू करने से पहले या आप अपनी प्रैक्टिस में भी ये क्लियर हो जाइए कि जब आप जा रहे हैं बच्चे के साथ तो आप किस रोल में जा रहे हैं, किस भूमिका आपने, कौन सी भूमिका आपको चुननी है। देखिए, अब जब हमने चुन लिया है कि हम बच्चे का वकील बनेंगे, तो मैं आपसे लेट्स बी इंटरेक्टिव, इसको इंटरेक्टिव रखते हैं, क्योंकि ये आप सभी लॉयर्स होंगे, हम सबको एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। तो मैं ये चाहूंगी पूछना आपसे कि क्या रोल है, रोल आप बताइए, आप में से कोई मुझे बताइए कि एक विक्टिम के लॉयर का रोल क्या होता है। क्या कोई बोलना चाहेगा? सबसे पहले देखना होता है कि हम अपने विक्टिम को कैसे न्याय दिला पाए या उसकी क्या जरूरतें हैं, फिर जो भी उसके साथ घटना हुई उस एक्ट में उसको हम क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या रिलीफ है, उसके लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट में हमें विक्टिम के बारे में और उसकी मेंटल के लिए, अगर कुछ ऐसा डिसेबिलिटी है तो उसकी मेंटली के लिए क्या हम कोर्ट से मांग सकते हैं, क्या मांग कर सकते हैं। हम्म, जी बबली जी। बबली जी, लेकिन लीगली हमें कितना अलाउड है, एक विक्टिम जैसे एक रिप्रेजेंटेटिव होता है अक्यूज्ड का, उसको शुरू से लेके आखिरी तक हर एक फैसला अपने मुवक्किल का रखने की इजाजत होती है, और वो पूरा कोर्स ट्रायल का बदल सकता है। हमारे लिए लीगली क्या अलाउड है, एक विक्टिम का लॉयर लीगली क्या क्या कर सकता है? हमारे लिए तो बहुत बेंडिंग होता है, और मतलब स्पेशली कहा जाए तो इंफॉर्मेंट या विक्टिम का लॉयर होना मतलब अपने आप में कोर्ट का सोच बदलना। एक तरह से उनको लगता है कि वो उनके लिए तो पीपी है ही, फिर भी ये बीच में आके अड़ा रही है अपना टांग। तो इस चीज को, ये चैलेंज को सबसे फर्स्ट में फेस करना पड़ता है। कोई भी डॉक्यूमेंट हमें फाइल करना पड़ता है तो पीपी सर के पास सीन कराइए, एक्यूज उसको उसको एडमिट नहीं करते कि हम ये डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे, आप तो बीच में टांग अड़ा रही है। तो ये सबसे बड़ा, मैं अभी जिस हिसाब से प्रैक्टिस कर रही हूँ तो हमें खुद, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है इसमें। बबली जी, मैं जान सकती हूँ आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं? जी, मैं झारखंड जामताड़ा सिविल कोर्ट में अच्छा, प्रैक्टिस करती हूँ। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि रोल तो हमारा लीगली बहुत ही कम है, राइट। पॉक्सो एक्ट बस कहता है कि आप लीगल एड असिस्टेंस दे सकते हैं,
और वो लीगल एड असिस्टेंस आप फैमिली या गार्जियन पे वकालतनामा साइन करने पे डिपेंड होता है। अगर वो करते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं कर सकते तो आपको लीगल एड का लॉयर होना चाहिए और बच्चे को आपका मानना चाहिए। उसके बाद भी 301 से सीआरपीसी से हम गवर्न होते हैं, जो सिर्फ इतना ही कहता है कि आप प्रोसिक्यूटर को हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा आप कोर्ट से आखिरी के समय जब सबके एविडेंस हो जाएं तो आप अपनी आर्ग्यूमेंट का रिटन सबमिशन कर सकते हैं। इससे ज्यादा स्कोप लिखित में हमें कहीं नहीं मिलता, राइट। अब आता है हमारा मेन का। देखिए पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये तो लीगल फ्रेमवर्क है, लीगल फ्रेमवर्क के से हमें नहीं लगता कि हम इससे ज्यादा कहीं जा सकते हैं। लेकिन अब मैं अपने एक आध केस डिस्कस करूंगी आपसे कि मैंने कैसे किया, और ऑफ कोर्स आपने कुछ अलग किया होगा तो प्लीज मुझे भी बताइएगा, राइट। एक केस है जो यहाँ 30 हजारी में चल रहा था। बच्ची 4 साल की थी जब उसके नेबर का कोई जान पहचान का इंसान आया था, उसने उस बच्चे के साथ फिंगरिंग, सेक्सुअल असॉल्ट किया, जिसमें फिंगरिंग थी और इजैकुलेशन भी इन्वॉल्व था। मतलब पूरा कंप्लीट सेक्सुअल एक्ट हुआ थ्रू अक्यूज्ड, लेकिन कॉन्टैक्ट, इंसर्शन, पेनिट्रेशन नहीं था, फिंगरिंग और रबिंग के थ्रू हुआ, राइट। अब क्या होता है, बच्ची ये बात जब वो घर लौटती है तो उसके कपड़े उल्टे रहते हैं, तो कपड़े उल्टे रहते हैं और गीले रहते हैं, तो मदर उसको नोटिस करती है। मदर नोटिस करती है, रिपोर्ट होता है इंसिडेंट, वो फादर को बताती है, और विद इन 12 आवर्स तो मैं ज्यादा बोल रही हूँ, पर 6-7 घंटे के भीतर ये मैटर पुलिस को रिपोर्ट हो जाता है। एमएलसी होती है, प्राइवेट पार्ट में रेडनेस आती है, और स्टेन जो मिला था बच्ची के पजामी पे या बॉटम वेयर पे, उसका डीएनए एफएसएल भेजा जाता है, और उसका डीएनए अक्यूज के डीएनए से मैच होता है जो उस स्पॉट का था। ठीक है, बच्ची ने गवाही पूरे समय, चाहे वो 161 हो, 164 हो, या गवाही के कोर्ट में गवाही का समय हो, हर जगह वो अपने एक्ट, अक्यूज से जो पूरा घटना हुई है उसके बारे में कंसिस्टेंट रही है। थोड़ी बहुत ऊपर नीच हुई थी, जिसमें समय, तुमने उस समय मम्मी को क्या बताया था, बाद में आके बताया था, इन सब के हल्के ओमिशन रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, ओमिशन रहे हैं थोड़े बहुत। बच्चे की उम्र देखते हुए 4 साल की बच्ची थी, और जब वो 6 साल की थी तब उसकी गवाही हुई थी कोर्ट में, और माँ बाप ने भी एकदम सही से गवाही इसमें दी है। अब इसको देख के आपको क्या लगता है कि ये केस क्या कन्विक्शन का है? आप चैट में डाल सकते हैं, आप बताइए, क्या इसको देख बिल्कुल के आपको लगता है कि ये केस है कन्विक्शन का? बिल्कुल, इसमें तो कन्विक्शन होना ही चाहिए, डीएनए मैच कर रहा है, राइट। मेडिकल भी प्रूफ है। आपको कोई भी टाइटली बाउंड केस है, राइट, काफी अच्छा दिख रहा है, बच्चे कंसिस्टेंस है, विटनेस है, सारा कुछ जो एक पॉक्सो के आइडियल केस में होना चाहिए वो है। एज है और एक्टिस रियस है, मेंस्ट्री अभी था, एज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी हैं। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, जब बात आई फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे आपको पता चलता है कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में बहुत सारे 3 जो मेजर फॉल्ट हैं वो ये डिफेंस ने निकाले कि जो साइट मेमो है उस वो किसी और से साइन कराया गया है, माँ क्योंकि अनपढ़ थी तो वो साइन नहीं कर सकती हैं। देन बेसिकली जब आईओ को बुलाया गया तो ये पता चल रहा है कि वो कभी घर गई ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से नक्शा बना है लड़की के घर का वो नहीं है अकॉर्डेंस में, राइट। दूसरा था कि जो लोकेशन भेजा गया, लोकेशन का पूरा सीडीआर आई थी, कॉल रिकॉर्ड आई थी अक्यूज्ड की और इस विक्टिम के फादर की, वो दोनों सबमिट हुई थी। वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव डेटा था कि कभी पीपी या आईओ किसी ने भी उसमें ध्यान नहीं दिया, और एक सिंपल सी चीज ये उठाई गई डिफेंस के थ्रू कि लोकेशन का उस वहां जगह दिखाना एक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है, जो बात सही है, क्योंकि वो एक रेंज ऑफ लोकेशन दिखाया जाता है वहां पे सीडीआर में, राइट। और वो पिन पॉइंट भी नहीं किया गया था समय और इसके हिसाब से, बहुत कर्सरी नजर से आईओ ने बस लिख दिया था कि उस इंसिडेंट के टाइम पे ये यहाँ पे था।
और सबसे लास्ट था कि जो डीएनए मैच हुआ था, क्योंकि हम सबको पता है डीएनए या कोई भी एविडेंस, एक्सपर्ट एविडेंस कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, राइट, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। तो डीएनए मैच जो किया गया, उसकी चेन ऑफ कस्टडी कि वो कैसे, जो बेसिक रूल है डीएनए के केसेस में, चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन होनी चाहिए, किसने लिया, किसको दिया, किससे यहाँ गया, किससे रोड सर्टिफिकेट से गया, सब लेके वो टूटी हुई थी। क्योंकि आईओ ने बोला कि जो अक्यूज्ड है उसका सैंपल उसे एसआई ने लाके कोर्ट में हैंड ओवर किया, और जो कागज बने हैं वो सीधे हॉस्पिटल से अक्यूज का सैंपल लाके थाने में देने के हैं। तो एक लिंक टूट गया, राइट, कहीं से। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट, जो सैंपल को रखने की रिक्वायरमेंट है, उस पे बोला गया कि डिफेंस के लॉयर से कि वो -40 डिग्री पे रखा जाना चाहिए था जो सैंपल लिया गया था। और इसके करते हुए फाइनल आर्ग्यूमेंट पे इस पूरे केस में एकदम सवाल उठ गया, राइट। तब हमें फिर मीनवाइल 4 जजेस चेंज हो चुके थे। ये 2019 का केस है, 2019 से अभी जब ये 23 में आर्ग्यूमेंट हो रही थी, 4 जजेस चेंज हो चुके थे। जब ये आर्ग्यूमेंट हुई है तो फिर मेरा सबसे बड़ा इसमें एक अचीवमेंट यही रहा कि मुझे पहली बार परमिशन मिली रिटन सबमिशन को ऑफिशियली रिकॉर्ड पे लाने का। हम हर केस में रिटन सबमिशन देते हैं, लेकिन वो दिया जाता है, कहीं कहीं वो जजमेंट में आया भी है। मेरा ही लिखा हुआ रिटन सबमिशन जो लिखा है उसके सेम पैराग्राफ जजमेंट में है, बट क्योंकि लीगली जजेस को ऐसा लगता है कि अलाउड नहीं है, तो उन्होंने नहीं किया। इस केस में हमने ऑफिशियली परमिशन मांगी और अलाउ हुआ था। अलाउ होने के बाद 301 सीआरपीसी में ये सेक्शन है जो आपको बोलता है, अब ये बीएनएसएस का अलग सेक्शन हो गया होगा, 338 है, 338 बीएनएसएस का सेक्शन है जिसमें आप रिटन सबमिशन के लिए स्पेसिफिक परमिशन मांगते हैं कोर्ट से। इसमें ये हुआ था कि आप जब इसमें मैच देखेंगे, राइट, मैच का एक बहुत बेसिक सा वजह थी। मैं ये शेयर करना चाहूंगी आपके साथ, डीएफएसएस की गाइडलाइंस है स्पेसिफिक कि आप स्टोर कैसे करेंगे, कलेक्शन कैसे करेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ इसकी गाइडलाइंस है कि सेक्सुअल विक्टिम का कैसे कंडक्ट होगा। डीएनए को रखने के लिए डीएफएसएस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की पर्टिकुलर गाइडलाइंस है जो बताती हैं कि अगर कपड़े का सैंपल है, कपड़े पे कोई चीज ली गई है, तो उसका -40 डिग्री से नहीं, उसको सिर्फ ड्राई करके रखने से ही काफी होता है। एक रीजनेबल जगह पे आप रख रहे हैं, तुरंत ले जा रहे हैं और ड्राई करके सैंपल सील्ड है, तो आपको एक पर्टिकुलर उसमें -40 डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप रूम टेम्परेचर पे भी चीजें रख सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास ये डीएफएसएस की गाइडलाइंस थी उस और वो रिकॉर्ड पे लिया गया, पूरी की पूरी कहानी फिर चेंज हुई और इसमें फाइनली कन्विक्शन हुआ है। लेकिन जब उस समय था तो उस समय इस पे डिफेंस को फिर रिबटल के लिए भी बुलाया गया। अगेन ये सारी चीजें निकली और इस पे डिटेल्ड बात हुई, लेकिन पॉइंट यही था कि जिस केसेस में डीएनए आपको प्राइमा फेसी मैच दिख रहा है, उसमें भी ऐसे केसेस आ सकते हैं जहां पे पूरी कहानी बदल जाए एकदम से, राइट। तो ये एक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि आप सभी डीएनए और एफएसएस की गाइडलाइंस जो एसओपीज हैं वो प्लीज अपने पास रखें, क्योंकि ये हमेशा होता है जब हम डीएनए देखते हैं। और इसमें दूसरी स्टोरी ये भी है कि मान लीजिए आपका डीएनए पे सवाल उठ जाता है या मैच होता है पर कुछ गलत तरीके से जो विक्टिम के फेवर में नहीं जा रहा है, तब भी आप ये बोल सकते हैं कि ये मैच कैसे हुआ, क्योंकि सपोज देयर इज अ मिक्स सैंपल। अगर मिक्स सैंपल है तो मिक्स सैंपल में 2 अलग लोगों के डीएनए भी उसमें होंगे या एक से ज्यादा लोगों के डीएनए होंगे, तो उस केस में आप क्या बोलते हुए उस पूरी एफएसएल को डिस्कार्ड कर सकते हैं कि क्या ये ग्राफ हुआ है या ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हैं। तो डीएनए का साइंस और जो एसओपीज हैं, हम एक्सपर्ट्स तो नहीं हैं, लेकिन हाँ उस एसओपी और जो डीएफएसएस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस हैं, उसके थ्रू हम बहुत सारा केस पूरा का पूरा बदल सकते हैं,
राइट। मैं शेयर कर दूंगी सारी गाइडलाइंस और ये आपके साथ। दूसरा केस मेरा ऐसा है कि इसमें एक 12 साल की बच्ची है जिसको एक जुवेनाइल आके घर पे सेक्सुअली असॉल्ट करता है, और जो दो उसकी छोटी बहनें हैं वो रूम के बाहर से देख रही होती हैं। एक बच्ची देख रही होती है, छेद रहता है उसमें खिड़की में, वहां से देख रही होती हैं। क्या होता है कि पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है, मैटर रिपोर्ट होता है, जेजेबी में जाता है मैटर, क्योंकि बच्चा था, वो जुवेनाइल था। उसके बाद 2018 में फाइनली एज एन अडल्ट ट्रायल के लिए उसे ट्रांसफर किया जाता है चिल्ड्रंस कोर्ट। चिल्ड्रंस कोर्ट में लॉकडाउन होने की वजह से प्रोसीडिंग रुक जाती है, लेकिन चाइल्ड विक्टिम को 2019 में एग्जामिन कर लिया जाता है। इसके बाद दिक्कत क्या आती है कि दिल्ली में ये जो फैमिली थी चाइल्ड विक्टिम की, ये एक माइग्रेंट फैमिली थी, और लॉकडाउन की वजह से ये वापस चले गए थे। वापस जाने के बाद 2022 में फाइनली चिल्ड्रन कोर्ट या पॉक्सो कोर्ट इन्हें समन करता है कि आप आइए और आप गवाही दीजिए। और क्योंकि मेरा वकालतनामा उसमें लगा था, तो मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई विक्टिम के लॉयर को कि आप लेके आएंगे। राइट। अब मेरा जो कनेक्ट था वो एक सपोर्ट पर्सन के थ्रू फैमिली से था, क्योंकि आई वाज एसोसिएट, मैं एक एनजीओ से एसोसिएटेड थी, तो वो उनका केस था और वो सपोर्ट पर्सन के थ्रू ही कम्युनिकेशन रखते हैं। लॉयर और फैमिली का कनेक्शन वो ज्यादा प्रमोट नहीं करते, वो सपोर्ट पर्सन के थ्रू कम्युनिकेशन रखते हैं। तो इसमें चैलेंज क्या थे? पहला तो ये था कि इतने सालों में सपोर्ट पर्सन और चाइल्ड विक्टिम का जो कांटेक्ट था वो टूट चुका था पूरी तरीके से। फैमिली वापस अपने स्टेट में जा चुकी थी और दिल्ली में बैठा हुआ सपोर्ट पर्सन फोन से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था और कोई कांटेक्ट नहीं था हमारे पास। दूसरा ये था कि अगर हमें फैमिली मिल भी जाती है तो उन्हें हम वापस दिल्ली, इतने साल 19 से 22 में हम बात कर रहे हैं, 17 का केस है और हम 22 में लाने की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे लाएंगे, क्या मनाएंगे, कैसे, क्या वो समझेंगे? क्योंकि वो उसमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था उस पूरी फैमिली में। तो कोर्ट कचहरी की बातें समझाना, कहना कि अभी आपकी गवाही होगी, जब वो हमेशा कहते रहते हैं कि हम तो गवाही कर चुके हैं, हम कंप्लेन कर चुके हैं, हम कोर्ट में आ चुके हैं। राइट। तीसरा ये था कि आपको ये समझाना कि कोर्ट को, क्योंकि कोर्ट के सामने आप खड़े हैं और हर एक वीक की तारीख पड़ती थी उसमें, तो कोर्ट को ये समझाना कि आप जेन्युइन है, विक्टिम इसमें कंप्लेन जेन्युइन है, क्योंकि कैसे रिप्रेजेंट किया गया था वहां की एक जुवेनाइल है, एक बच्ची है, कंसेंशुअल चीजें हुई हैं और बच्ची तो भाग गई है फैमिली के साथ कॉम्पनसेशन लेके, और ये लोग यहाँ पे अभी बचे हुए हैं। तो इस तरह की स्टोरी डिफेंस ने वहां पोर्ट्रे कर दी गई थी और हर एक दिन का डिले उनकी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। राइट। तो ये, और लास्टली हमारे पास ये था कि अगर वो नहीं आते हैं या अगर हमारा कांटेक्ट स्टैब्लिश होने के बाद हम उनसे वो नहीं मना पाते हैं उन्हें दिल्ली आना, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? राइट। ये मेरे 4 चैलेंजेस रहे इस पूरे केस में, जिसमें से पहला तो किसी तरीके से हुआ कि सपोर्ट पर्सन और चाइल्ड विक्टिम को वो उन्हें कांटेक्ट, हमने चार्जशीट उठाई, उसमें परमानेंट एड्रेस था, तो वहां से ट्रेस करके समहाउ ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद दिक्कत ये आई थी कि फैमिली ने मना कर दिया था आने से। राइट। फैमिली को जब बहुत ज्यादा समझाया गया तो वो आने के लिए तो तैयार हुई, लेकिन जैसे ही वो यहाँ आई है उस दिन समझ आया कि चिल्ड्रन कोर्ट, जिस दिन ये तारीख पे पेरेंट्स और बच्चे, 2 बहनें और विक्टिम के भाई माँ बाप पहुंचे, उस दिन चिल्ड्रन कोर्ट को ये समझ आया कि ये मैटर तो चिल्ड्रन कोर्ट का है और वो सिर्फ एक पॉक्सो कोर्ट है, इसलिए वो ये मैटर नहीं कर सकता ज्यूरिसडिक्शन के वाइज। राइट। इस केस में मेरा आप लोगों के लिए मेजर चैलेंज यही है। बाकी ये सारे जो चैलेंजेस हैं ये हर एक लॉयर फेस करता होगा, फैमिली को मनाना, कोर्ट में तारीखें लेने के लिए रिक्वेस्ट करना, एक ऑल्टरनेट स्टोरी पोर्ट्रे करना, ये तो हम सब लॉयर फेस करते हैं। लेकिन मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ये पर्टिकुलर केस, ताकि कभी भी आपका कोई ऐसा केस हो जो चिल्ड्रन कोर्ट में चल रहा हो, मतलब कि जुवेनाइल वहां पे एज एन अडल्ट ट्रायल हो रहा हो,
या चिल्ड्रन कोर्ट में ही ट्राई होना हो, तो बहुत अवेयर रहिएगा शुरू से कि वो चिल्ड्रन कोर्ट, वो पॉक्सो कोर्ट चिल्ड्रन कोर्ट भी डेजिग्नेटेड हो, क्योंकि ज्यादातर यही कॉन्सेप्ट है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक चिल्ड्रन कोर्ट होता है और उसी चिल्ड्रन कोर्ट को पॉक्सो कोर्ट डेजिग्नेट किया जाता है, या अलग से पॉक्सो कोर्ट भी बनाए जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपके जिले का जो चिल्ड्रन कोर्ट हो उसी में आपका मुकदमा चल रहा है पहले वाला, राइट। इसमें यही हुआ था कि जब हम फाइनली उस चारों लोगों को 1 साल बाद यहाँ लेके आए, 2022 की ये बात है, 22 से शुरू हुआ था समन होना, 23 में हम किसी तरीके से जब उन्हें यहाँ लेके आए दिल्ली, तो जिस दिन उनकी गवाही थी सबको लोग तैयार थे, सब कुछ तैयार था, पर जैसे ही जज साहब ने फाइल खोली उन्होंने कहा कि ये चिल्ड्रन कोर्ट नहीं है मैडम, मैं इस जिले के चिल्ड्रन कोर्ट के पास ये मुकदमा भेज रही हूँ। अब उधर की जो इमीडिएट सिचुएशन थी, चैलेंजेस थे, वो तो ये था कि मुझे तुरंत ही उनको डाइट मनी दिलानी थी, उसी कोर्ट से उसी दिन दिलानी थी, बहुत सारे फ्रंट पे आपको काम करना था। पहला तो यही था कि आपको वो जो आए हैं बिना टेस्टिमनी के डाइट मनी दिलवाना उस दिन। दूसरा कि आपको फैमिली को कन्विंस करना फॉर द टाइम बीइंग कि आप कुछ और करने की के ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, राइट। फिर उनको ये समझाना कि क्यों नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें जब चल रही थी तो पहला तो इसमें ये हुआ कि हमने उस दिन तो ये वाली चीज हुई। उसके पहले क्या हुआ था कि हमने एक और एप्लीकेशन लगाया था चिल्ड्रन कोर्ट के सामने, ये कहते हुए कि ये मैटर चिल्ड्रन कोर्ट का है, इसलिए इसमें बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए जो ये केस टाइटल है ये भी चेंज करिए, ये चिल्ड्रन कोर्ट का मैटर है तो इसमें एक जुवेनाइल को पूरा मत लिखिए, उसमें जुवेनाइल करिए। अब ये कब आएगा? जब आप एक चाइल्ड राइट्स लॉयर है। अगर आप क्रिमिनल लॉयर या विक्टिम्स लॉयर के रूप में गए हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने जुवेनाइल है या एक अक्यूज्ड है, लेकिन उसका केस टाइटल बदलवाने से लेकर चिल्ड्रन कोर्ट, जो चिल्ड्रन कोर्ट का एक्ट है वो कौन सा एक्ट है? CPCR एक्ट, राइट, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो जब भी आपका मुकदमा चिल्ड्रन कोर्ट के सामने लगेगा, बहुत सारे राइट्स जो पॉक्सो में नहीं है पर बच्चे के राइट हैं, उसके लिए भी आप साइमल्टेनियसली कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हुए चीजें डाल सकते हैं। तो जब भी ये एप्लीकेशन मूव किया, उस दिन एक एप्लीकेशन मैंने डाला था ऑनलाइन एविडेंस करवाने का, जो पहले CRPC में ये कमीशन करके एक सेक्शन है जिसमें आप कमीशन इशू करवाते हैं पर्टिकुलर स्टेट में जाके, वहां से एविडेंस कराने का। वो डिसमिस हुआ। उसके बाद हमने क्योंकि कोविड चल रहा था तो दिल्ली हाई कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी VC के लिए एविडेंस करवाने के लिए, वो भी डिसमिस हुआ। लेकिन बस इतनी रिलीफ मिली कि आप हर दिन का खर्चा यहाँ से दिया जाएगा। और बात अब इसमें क्या हुआ कि दोनों ही चीजों में हम अभी फैमिली वापस जा चुकी है, मीनवाइल मैं ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही हूँ कि किसी तरीके से VC हो जाए या उनके जगह पे नियरेस्ट कोर्ट में जाके वो एविडेंस दे सकें। लेकिन कुछ भी हम काम नहीं कर रहा है, सारे एप्लीकेशन डिसमिस हुए हैं। फिर दूसरा चैलेंज आया कि जब ये जिस दिन ये गवाही डिसमिस हुई थी उस दिन फैमिली को रहने का, स्टे करने का, क्योंकि अगर आप एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रखेंगे भी तो आप फैमिली को कैसे रोकेंगे? अगर वो वापस अपने प्लेस जाएंगे तो उनको यहाँ दिल्ली लाना या कहीं भी कोर्ट में लाना एक अलग चैलेंज है। तो उसके लिए आपको स्टेक होल्डर्स के साथ रहना होगा, लोकल NGO, सपोर्ट पर्सन, CWC का, स्पेशल रिलीफ, रूल 8 का, या ये सारी चीजें आपको साइमल्टेनियसली करनी है। फैमिली इसलिए डिफिकल्ट हो रही थी क्योंकि 2017 का केस था और 23 की बात हो रही थी, इसलिए उनको ये समझाने की जिम्मेदारी वकील, सपोर्ट पर्सन और जो भी उनसे मिला हुआ था उसकी है कि आपकी गवाही होगी लेकिन थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद होता है जिस दिन ये मैटर हुआ और जब ट्रांसफर हुआ उस दिन तुरंत मैंने एक मेंशनिंग की थी डिस्ट्रिक्ट जज के पास। उस जिले में 2 चिल्ड्रन कोर्ट हैं, वहां से ये हुआ कि आप इनकी गवाही करवा लीजिए आज ही, कहते हुए कि क्या इसमें दिक्कत है। इसके बावजूद भी वो चीजें हुई नहीं और
उन्होंने कहा कि सिर्फ 2.5 महीने की बात है, आज विटनेस रूम अवेलेबल नहीं होगा और हम अपने जज को फोर्स नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि हम अपने सेशन जज को फोर्स नहीं कर सकते आज ही गवाही करवाने के लिए, इसलिए आप प्लीज उनके सामने जाके अर्जेंसी रखिए। उनके सामने अर्जेंसी रखने के बावजूद भी मैटर डिसमिस हुए और 2.5 महीने के बाद की तारीख हमें मिली। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि फेलियर जानना भी बहुत जरूरी है। अगर मुझे चिल्ड्रन कोर्ट का ज्ञान मुझे था शुरू से ही, मैंने इस कोर्ट को, जब से मुझे ये कोर्ट केस मिला था, मैंने बताया था, लेकिन चिल्ड्रन कोर्ट का क्राइटेरिया कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, राइट? तो चिल्ड्रन कोर्ट कौन डिसाइड करता है? आपके डिस्ट्रिक्ट जज में से कोई डिसाइड करेगा कि इस कोर्ट को हम चिल्ड्रन कोर्ट बनाएंगे। वो आज ASJ 01 हो सकता है आने वाले समय में ASJ 04 चिल्ड्रन कोर्ट हो, और इसकी लिस्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगी अगर आप ढूंढेंगे अपने रिस्पेक्टिव स्टेट की वेबसाइट्स पे। जुडिशियल एकेडमीज में कभी कभी रहती हैं, लेकिन ये आपको उस कोर्ट में ही उनसे पूछने से पता चलेगा, और ये भी संभावना है कि शायद उस कोर्ट को भी ये अंदाजा ना हो कि क्या वो चिल्ड्रन कोर्ट है, जैसा कि इस मैटर में हुआ। क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से दिल्ली में ऐसा होता है कि सीनियरिटी के हिसाब से चिल्ड्रन कोर्ट बनाया जाता है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे सीनियर जज होंगे उनको चिल्ड्रन कोर्ट बना दिया जाएगा। ये इसकी प्रैक्टिस है, ये कोई रूल नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस है। तो उसी के आधार पे हो सकता है आपके जिले में कोई और अलग चिल्ड्रन कोर्ट का क्राइटेरिया हो। इस पूरी केस को डिस्कस करने का जो तात्पर्य है वो बस इतना ही है। पर्पस ये है कि याद रखिए कि जब भी चिल्ड्रन कोर्ट हो तो यू मेक श्योर कि ये चिल्ड्रन कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अभी भी सर्वाइव कर रहा है। क्योंकि जब मैंने ये केस लिया था 2021 में, उस दिन वो चिल्ड्रन कोर्ट उस जज का था। 1 साल बाद जो जज आई थी वो सीनियर नहीं थी, और सडनली वो चिल्ड्रन कोर्ट नहीं थी, दूसरी चिल्ड्रन कोर्ट थी, राइट? इसलिए ये सारी दिक्कतें जो हमें उस दिन फेस करने को आई, ये हुई। ये मेरा एक फेलियर था। मैं इसे शेयर इसलिए करना चाहती हूँ कि मुझसे जितने संभावित इंटरवेंशन हुए, मुझसे जितनी कोशिशें हुई मैंने की। हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इतने इनोवेटिव आइडियाज के लिए रेडी नहीं होती है, पर ऑप्शंस थे वहां पे भी। इसीलिए मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि हो सकता है कभी ये फेलियर या कभी ये सिचुएशन आपको फेस करनी पड़े जिसमें कोई जुवेनाइल है जो अडल्ट के जैसे ट्रीट हो रहा है आपके केस में, तो वहां पे आप मेक श्योर करिएगा ये सारी चीजों के कारण। इसका चैलेंज क्या रहा, ये जो इतना डिले हुआ, जब फैमिली को हम एक बार कन्विंस करके दिल्ली लाए और उनकी टेस्टिमनी हो गई या टेस्टिमनी नहीं हुई उस दिन, तो इससे ये हुआ कि उनका जो ट्रस्ट था हमारे ऊपर वो टूट गया। उन्हें ऐसा लगा कि मैडम ने कहा था कि सिर्फ एक बार आ जाओ और गवाही हो जाएगी, वो ट्रस्ट उनका टूट गया। उनको अब ये विश्वास नहीं था कि हम अगली डेट पे जाएंगे और शायद उस दिन हमारी गवाही हो ही जाएगी, तो वो प्रोसेस अवॉइड करते रहे। जब वो इतना अवॉइड कर रहे थे तो ये समझाना उनको कि वो अगली बार आएंगे और शायद एक इफेक्टिव हियरिंग हो जाए, ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था तीसरे फेज में। पहला तो स्टार्टिंग से मनाने का था, उन्हें ट्रैक करने का था, फिर उनके केस को अर्जेंट लिस्टिंग का था, और उसके बाद फैमिली को दोबारा से बुलाने के लिए था, राइट? एनीवे फैमिली कन्विंस हुई। इस पूरे टाइम में हाई कोर्ट की पिटिशन बन रही थी VC होने के लिए, एविडेंस को वीडियो के थ्रू होने के लिए, लेकिन फैमिली ने मना कर दिया कि हम अपने नियरेस्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे, हमारा गांव बहुत छोटा सा है, लोग हमें पहचान लेंगे, 10 सवाल पूछे जाएंगे तो हम दिल्ली ही आ जाएंगे। ये उन्होंने हमें आखिरी समय बताया, तो हमने हाई कोर्ट की पिटिशन भी विड्रॉ करी, राइट? यहाँ सारी कोशिशें आपने की थी एज अ लॉयर, पर फिर भी आप इसमें शायद एक फेल्ड लॉयर आए, राइट? तो और अब होता क्या है, सबसे बड़ी चीज, जब दूसरी बार फैमिली दिल्ली आती है तो दोनों बच्चे हॉस्टाइल होते हैं। वो जिस बच्ची ने देखा था वो कहती है कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा, और ये जो भैया बैठे हैं ये तो मेरे भाई जैसे हैं, ये तो शुरू से मेरे भाई के जैसे हैं, हम लोग को भाई जैसे ट्रीट करते हैं, राइट? आपको कुछ पता नहीं है क्योंकि एक दिन आप पहले मिले हैं बच्चों से और वो बच्चों ने एकदम सारी बातें सही बताई है, वो रेडी लग रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चीज हुई। क्यों हुई? क्योंकि उनका सिस्टम पे से भरोसा टूट गया था।
उनको ये नहीं पता था कि केस आज भी खत्म होगा कि नहीं। सो इसमें फेलियर क्या है? देखिए, फेलियर इसमें बहुत सारे हैं। सिस्टमैटिक फेलियर है पहले तो कोर्ट और सबके हिसाब से, जो सपोर्ट पर्सन, वकील, सारे लोगों का फेलियर है कि बार बार होने से भी वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों करना अभी ही जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट जज ने उसे नहीं समझा, चिल्ड्रन कोर्ट ने उसे नहीं समझा। जिस दिन वो आए थे शायद उस दिन टेस्टिमनी होके उस केस को ट्रांसफर किया जा सकता था, पर बेसिकली किसी ने भी ये नहीं किया और केस लास्ट में ये हुआ कि वो हॉस्टाइल हो गए। ऑल्दो कन्विक्शन हुआ इस केस में, क्योंकि विक्टिम की जो गवाही थी और जो आयु की गवाही थी वो एकदम कंसिस्टेंट थी, तो इसमें कन्विक्शन तो फिर भी हुआ है। पर ये जो सारे चैलेंजेस हुए और जिस तरीके से लॉयर एक फेल्ड लॉयर दिखा, या मेरा आपका एक्सपीरियंस जो भी रहेगा वो बहुत ही अलग रहेगा, राइट। मैं इसको इसीलिए करना चाहती थी कि जो हमारे टेक अवे इसमें से जो ऐसी चीजें जो मैं ध्यान रखनी है, वो पहला तो यही कि आप जुरिस्डिक्शन का ध्यान रखिए। दूसरा कि ये जो 17 का केस है और लॉकडाउन के आने के बाद से जो कॉन्टिन्यूएंस टूट गया उस केस का, मैं उसकी लॉयर नहीं थी, वो एक एनजीओ का केस था, तो वो कौन फॉलो अप कर रहा है वो चीज। दूसरा, जो लॉयर और फैमिली का कम्युनिकेशन होता है उससे बहुत जगह मना कर दिया जाता है। अगर आप उसे मना कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करिए कि सोशल वर्कर या जो भी व्यक्ति है उनसे कनेक्टेड वो कॉन्टिन्यूअस टच में रहे, अदरवाइज ये कभी भी काम नहीं करता है। ये बाय चांस इस केस में कन्विक्शन हो गया, लेकिन हर केस में नहीं होता, क्योंकि अगर आप छोटी बच्चियां थी और उनकी उम्र बहुत कम थी, इसलिए उनकी टेस्टिमनी को ओवरलुक किया गया, राइट। तो ये मेरे 2 केस हैं, एक सक्सेस का और एक मेरे इंस्टेड ऑफ बहुत सारी कोशिशों के मेरा फेलियर होने का। मैंने दोनों ही शेयर किए कि शायद कैसे ये काम नहीं किया, कुछ भी प्रोविजन होते हुए, लीगल प्रोविजन होते हुए भी कुछ भी काम नहीं किया यहाँ पे, राइट। इंटरवेंशन, देखिए ये केस बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि मैं विक्टिम के लॉयर के जैसे जीती हूँ इस केस में, ऐसे जीती हूँ कि कन्विक्शन हुआ है इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, लेकिन एक चाइल्ड राइट्स लॉयर के हिसाब से मैं हार गई हूँ, क्योंकि अगर फैमिली को ये बोलना पड़ा और किसी तरीके से भी आके वहां केस से जान छुड़ाने के लिए उन्हें झूठ बोलना पड़ा, तो वो मेरी हार मानती हूँ मैं, राइट। ठीक है, अब एज अ चाइल्ड राइट्स आप और मैंने क्या इंटरवेंशन किए हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है इसलिए मैं थोड़े से ब्रीफ में बताऊंगी। देखिए, एक केस आया था जिसमें बच्ची छोटी थी और बेल के दौरान, क्योंकि ये हमारे यहाँ है कि आप बेल के टाइम सुनेंगे, पॉक्सो आप सुनेंगे उसको, विक्टिम को सुनेंगे बेल से पहले। इस केस में क्या हुआ था, बच्ची छोटी थी, उसकी मदर ने कंप्लेन की थी और जिस दिन बेल की तारीख थी उसके थोड़े समय पहले जो अक्यूज्ड की वाइफ थी वो आके विक्टिम की मदर से काफी माफी मांगती है, सोशल ऑब्लिगेशन का वो देती है, उसको बताती है कि कैसे उसकी एक बच्चे की शादी है और अगर अक्यूज नहीं आता है तो क्या दिक्कतें होती हैं, जिससे मदर मान जाती है कि ठीक है हम बेल के लिए अपोज नहीं करेंगे। उसने केस के लिए केस नहीं करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए कोई बात नहीं कही थी, उसने सिर्फ कहा था कि ठीक है हम कल की बेल हियरिंग में नहीं करेंगे और आप अपनी बच्ची की शादी करवा के ले आना, राइट। ये बात हुई थी। दूसरे दिन जब कोर्ट में हियरिंग हुई तो जब पूछा गया कि आपको बेल से कोई दिक्कत है, उन्होंने कहा नहीं। इसके बाद जो स्टेट है, स्टेट एक एप्लीकेशन फाइल करता है जिसमें बच्चे को मदर के अगेंस्ट खड़ा कर दिया जाता है। कहा जाता है कि क्योंकि माँ बाप आगे जाके शायद केस कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे और बच्ची हॉस्टाइल हो जाएगी, इसलिए ये बच्चे के हित में है कि बच्चे को अलग रखा जाए, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रखा जाए। और उस एप्लीकेशन का टाइटल था चाइल्ड विक्टिम वर्सेस मदर ऑफ चाइल्ड विक्टिम, राइट। तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन मेरे पूरे करियर में रही जिसमें बच्चे को माँ के अगेंस्ट ऐसे खड़ा कर दिया गया, जो ना इंसेस्ट केस है ना ही वो कोई और सिचुएशन है फैमिली के अगेंस्ट, वो सिर्फ एक छोटी सी चीज है कि माँ बेल के लिए अपोज नहीं कर रही है। तो इसमें एक बहुत पूरा रिटन सबमिशन दिया गया था, क्योंकि ये पूरा अधिकार कस्टडी का जब भी बच्चे का होता है वो पूरा का पूरा पॉक्सो या जेजे में सीडब्ल्यूसी के पास है, तो इसका कोई भी निर्धारण करना वो सीडब्ल्यूसी करेगी, राइट।
एक ये बहुत पेक्युलर सिचुएशन थी जब शायद आपके सामने भी ऐसे केस आए, ये मैं करना चाहूंगी। दूसरा इंटरवेंशन था, ये वो केस है जिसमें भगोड़ा घोषित हो जाता है। एक अक्यूज जो है जैसे ही असॉल्ट कर रहा था उसमें बच्ची चिल्लाती है और वो भाग जाता है, तो वो उसी इंसिडेंट के टाइम से एब्सकॉन्डिंग है, भगोड़ा है, और फाइनली कोर्ट 2019 में उसको भगोड़ा घोषित कर देता है, पीओ, राइट, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देता है। उसके बाद जब ये केस मुझे मिला 2021 में, तो जो मैंने देखा, मैंने उसके हिसाब से 299 सीआरपीसी में एक प्रोविजन है जिसमें आप अगर अक्यूज नहीं है तो उसकी एब्सेंस में एविडेंस ले सकते हैं, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी, मदर भी थी, काफी टाइम से वो रुके हुए थे, तो मुझे और कोई चारा नहीं दिख रहा था। मैंने ये एप्लीकेशन लगाया जिसमें 299 में फाइनली हमें अलाउ हुआ और बोला गया कि ठीक है, आप क्योंकि अक्यूज्ड पीओ है, आप बच्ची और माँ की गवाही करवाइए और मैटर हम फिर फाइल रखेंगे, जब भी अक्यूज पकड़ा जाएगा उसे रिवाइव किया जाएगा। फायदा इसमें सिर्फ इतना ही है कि आपके कम से कम आपकी विक्टिम और इनकी गवाहियां हो जाती हैं, राइट। तो वो उसके सहारे आपको बैठना नहीं पड़ता है, प्लस विक्टिम और मदर भी आराम से रह सकते हैं। बाद में उन्हें बुलाया जाएगा कि नहीं, इस पे आपको अगेन लिटिगेट करना पड़ेगा। आई मीन बुलाया जा सकता है पर आपको फोर्स करना पड़ेगा कि आप एग्जामिनेशन और जो हुआ है वो अच्छा खासा हुआ है और हमारी जरूरत नहीं है, ठीक? इसमें जो नया लॉ है 299 सीआरपीसी पुराना था, करस्पॉन्डिंग सेक्शन जो है वो है 335 बीएनएसएस का 335। इसमें आप भी कोई, अगर आपका कोई केस है तो आप ऐसा एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तीसरा जो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज रहा है पूरे करियर में वो यही रहा है कि मेंटल हेल्थ कंडीशन के बच्चे जब आते हैं हमारे पास, पॉक्सो विक्टिम्स की बात हो रही है, तो बहुत बड़ा चैलेंज ये रहता है कि मेंटल इलनेस और मेंटल डिसेबिलिटी का फर्क, सबसे पहला तो यही रहता है कि वो मेंटल इलनेस है या मेंटल डिसेबिलिटी है, फर्क क्या है दोनों में, आप में से कोई बताना चाहेगा? मानसिक रूप से जो बीमार हो जाते हैं या घटना के बाद जो बीमार हो जाते हैं, और डिसेबल मतलब जिनको सर्टिफिकेट बनना भी रहता है, या तो पहले से वो मेंटल डिस्टर्ब है, जन्म से ही डिस्टर्ब है, और जी। या और जो मेंटल इलनेस हो सकता है घटना की, इस घटना की वजह से हो गई है। राइट, ठीक है, हाँ सही बोल रही हैं आप बबली जी। जो डिसेबिलिटी है वो एक लॉन्ग टर्म और एक लॉन्ग टर्म का और एक वो पैदाइशी भी हो सकता है, और बहुत सारी फंक्शनल उसमें लिमिटेशन होती है, राइट। मेंटल इलनेस जैसे आपने बताया, इलनेस आप समझ रहे हैं ना, इलनेस कभी भी हो सकता है, केमिकल इम्बैलेंस से हो सकता है, अडॉप्टिव बिहेवियर से बिहेवियर के कारण हो सकता है, किसी ट्रॉमा के कारण, एक बहुत लंबा ट्रॉमा है तो वो आपको एक इलनेस की तरफ ढकेलेगा ना। और दोनों के फर्क इसलिए है इसमें क्योंकि आप उस बच्चे को कैसे नेविगेट करेंगे। जैसे डिसेबिलिटी देखते हैं हम, कोई कॉग्निटिव डिसऑर्डर है, कुछ कमी रह गई है आपके दिमाग में, फॉर्मिंग में कोई दिक्कत है, तो वो डिसेबिलिटी होती है। लेकिन मेंटल इलनेस पूरी तरीके से अलग होता है, जैसे सिज्नोफ्रेनिया हो गया, जिसमें आप अलग अलग तरीके से इमेजिन करते हैं, या डिप्रेशन हो गया, ये सारी मेंटल इलनेस है, राइट। जैसा आपने एग्जैक्टली कहा कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि एकदम नॉर्मल बच्चा रहता है, पहले उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उसको कुछ नहीं है कभी आज तक, लेकिन एकदम से उस चीज के बाद वो बहुत ही अलग सा है। पर वो अलग जो चीज है ना, ये कोर्ट या कोई और नहीं नोट कर सकता। इसमें मेरे पास दो केस है, मेरे पास समय कम है शायद, तो मैं बहुत जल्दी से इसको करूंगी। एक बच्ची थी जिसका इंसेस्ट केस था, एक उसका ही भाई, अपना भाई, घर में ऐसी कोई महिला नहीं थी जिसको उसने छोड़ा हो, दो छोटी बहनें, एक माँ, सबके साथ उसने सेक्सुअल असॉल्ट किया हुआ था। और वो खुद बच्चा जो था वो जब से जुवेनाइल था तब से वो ये चीजें कर रहा था। जब मैटर रिपोर्ट हुआ है तो वो अडल्ट हो चुका है, राइट। वो तो दिक्कत ये थी कि बच्ची बहुत शुरू से वो एक्सपोज थी उस चीज के लिए, राइट, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, बिकॉज ऑफ ब्रदर का जो सेक्सुअल असॉल्ट की हिस्ट्री रही है उससे। तो
जब ये बच्ची हमारे पास आई, जब ये केस मुझे मिला है, जिस दिन उस बच्ची से मैं होम में मिलने गई हूँ, क्योंकि इंसेस्ट केस था तो इस बच्ची को अलग रखा गया था, तो वो ऐसे उसका जो बिहेवियर था वो ठीक से रह नहीं पा रही थी, राइट, ठीक से हिल रही थी, फिर वो बेहोश जैसी लग रही थी। तो जब ये पूछा गया तो उसको बोला गया कि जब से ये दवा ले रही है तब से इसको ये दवा का साइड इफेक्ट है, राइट। फिर एम्स गई मैं, उसके साथ उसके जो साइकियाट्रिस्ट है उनसे मिले हम लोग, तो मैंने उनकी दवा देखी, वो दवा काफी हाई डोसेज की थी, सिजोफ्रेनिया की थी। मैंने आज इनकी इनको बच्ची को हुआ क्या है, तो उन्होंने मुझे कोई भी स्पेसिफिक चीज नहीं बताई। फिर हमने कोर्ट में फाइल किया कि ये वजह है, बच्ची शायद नहीं ठीक है, इसका हमें एक असेसमेंट करवाना है। कोर्ट ने उसको एम्स के साइकियाट्री डिपार्टमेंट में भेजा, वहां उसका आईक्यू असेसमेंट हुआ पहले तो आईक्यू असेसमेंट में वो 70 से 72 का आईक्यू उसका आया, जो एक बॉर्डर लाइन इंटेलिजेंस पे है, राइट। मतलब उससे आप एकदम ऐसे पूछेंगे ये लड़का है या लड़की, तुम वहां गई थी क्या, तो 2 मिनट उसको लगेंगे उस सवाल को पूरा एक साथ जोड़ के समझने में। वो बता देगी आपको कि ये है या ये, लेकिन उसको सेंटेंस को फ्रेम करके इंटरप्रेट करके आंसर देना उसके लिए आम लोगों से थोड़ा सा वो रहता था। वो पागल नहीं है, वो एडीएचडी नहीं है, वो कुछ समझ नहीं आ रहा आपको, दिखने में एकदम नॉर्मल बच्ची है, वो लगने में एकदम नॉर्मल है। कोर्ट नहीं समझ पा रहा है ये बात, ना लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन ये उसका पहला था आईक्यू असेसमेंट। फिर जब आगे और उसका डॉक्टर ने इससे जांच हुई तो उसने बताया कि ये इसके में सुसाइडल आइडिएशन है, मतलब सुसाइड की तरफ जाती है। और दूसरा एक टर्म होता है हाइपर सेक्सुअलाइजेशन, निम्फोमेनिया के नाम से इसको बोलते हैं लड़कियों में, और आदमियों के लिए अलग टर्म है। तो इसमें क्या होता है, आप एक्सेसिवली सेक्सुअल चीजों के लिए एक्साइट होते हैं, बट दिक्कत ये है कि आप ये मजबूरी में करते हैं, आपको उससे प्लेजर डिराइव नहीं होता। तो बहुत टाइम जब ऐसे केसेस कोर्ट में आते हैं, खासकर बच्चे या जुवेनाइल के, तो ये रखा जाता है, क्योंकि इसकी मेडिकल समझ नहीं है, तो ये रखा जाता है कि क्योंकि बच्चे ओवर एक्सपोज्ड हैं सेक्सुअल कंटेंट के लिए या एटमॉस्फेयर के लिए, इसलिए इनको ये टर्म दिया जा रहा है। बट ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति, बेसिकली कोई भी व्यक्ति किसी भी कॉस्ट पे जाके उसको पाना चाहता है, राइट, सेक्सुअल सेक्स करना चाहता है विदाउट प्लेजर। वो उसकी एक, जैसे आपको चोट लगी है तो आप उस पर मरहम लगाना चाहेंगे, वैसी सिचुएशन है। आपको वो ठीक कर रहा है, शायद आप डिटॉल डालेंगे तो वो जलेगा ही, लेकिन आपको पता है कि आप इसे ठीक करेंगे, वो वाली सिचुएशन है, राइट। इसमें बहुत बार ये कोर्ट में समझाना, लोग हंसते हैं, काफी दिक्कत आती है। तो इसलिए आप कभी भी, ये चीजें हैं तो प्रोमिस्क्यूटी से नहीं रिलेटेड है। रीजन ये है कि जब ये केस हुआ, बच्ची एम्स में रखी, तो शायद वहां पे एक कोई वार्ड बॉय था जिसके साथ ऐसा कुछ उसने डिमांड की, लड़की ने सेक्सुअल डिमांड की। अब उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि उस चीज को रिकॉर्ड पे लिया गया और वो ऐसे प्रेजेंट किया गया कहते हुए कि बच्ची खुद ही सेक्सुअली एक्टिव है और उसने खुद ही सहमति से अपने भाई के साथ शायद ये किया हो, या उसने, हो सकता है वो जुवेनाइल है तो उसका रेप किया हो इंस्टेड ऑफ बच्ची। तो ये सारी चीजें कैसे समझाई गई कोर्ट को विदाउट मेडिकल अटेंशन, और एक एक चीज पे उसको बहुत ही इलेबोरेटली कोर्ट के सामने टेक्निकल व्यू में रखना हमें पड़ता है। हम नहीं समझ सकते कि, क्योंकि ये जो हाइपरसेक्सुअलाइजेशन, ये जो डिसऑर्डर है, ये भी अपने में कोई एक नहीं है, राइट। इसका सोर्स ये नहीं होता है, केमिकल इम्बैलेंस होता है, या तो कभी आपको एडीएचडी है, कभी आपको मेडिकेशन से होता है। इसके कॉज कुछ और है, सोर्स कुछ और है, ये उसका वन ऑफ द रीजन है, राइट। उस चीज का एक इफेक्ट ये है। तो ये पूरी चीज समझाते हुए फाइनली उसकी टेस्टिमनी हुई है 2024 में। ये केस मुझे 21 में मिला था, तो इतने दिन तक हम उस बच्ची को वहां रोक के रखे, उसका प्रॉपर असेसमेंट हुआ है हर बार। और उससे जब हम इंटरेक्ट करते थे ना, तो हम हम पेंसिल और पेन से उसकी टेस्टिमनी या की तैयारियां करवाते थे कि ये तुम्हारा घर है, ये यहाँ पे वो बैठा है, क्योंकि वो उसकी इंटेलिजेंस उतनी ज्यादा नहीं है। कोर्ट तो उसको नहीं समझता, लेकिन हम लोगों ने ऐसे ही करवाया था। तो ये
आई थिंक ये मेंटल हेल्थ वाले बच्चों के साथ ये दिक्कतें आती हैं। दूसरा है, एक बच्ची और है जिसको ट्रॉमा इतना हुआ था, जो एकदम शार्प बच्ची थी, इतना ट्रॉमा था क्योंकि बहुत ब्रूटल केस था, जंगल में एकदम अकेले जाके उसके साथ बहुत ब्रूटली रेप हुआ था। तो वो बच्ची घटना के बाद किसी से उस बारे में बात ही नहीं करती थी, और काफी समय हो गया जब ये चीजें आई नहीं। नॉर्मली हम क्या लेते हैं ना, मेंटल इलनेस को हम सोचते हैं काउंसलिंग कर लें तो चीजें ठीक हो जाएगी, पर जब वो एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है तो हमें एक्सपर्ट्स की ही, मेरी या आपकी या सोशल वर्कर की काउंसलिंग सिर्फ काम नहीं आती है। तब एक्चुअली में जो कंसर्न एक्सपर्ट है उनकी काउंसलिंग की जरूरत है। तो इसको समझा के हम लोग सक्सेसफुली अभी तक तो डेफर कर रहे हैं टेस्टिमनी, बाकी सारे मदर और उनकी टेस्टिमनी हमने करवाई है, लेकिन अभी भी उस बच्ची का इलाज चल रहा है प्रॉपर जगह पे, और जिस दिन वो करना चाहेगी टेस्टिफाई उस दिन ही वो हो पाएगा। अदरवाइज हम फिर कोई एक दूसरा एप्लीकेशन डालेंगे जिसमें शायद बच्चे की गवाही की इतनी जरूरत ना हो, अगर 164 है तो, राइट। तानिया, हाउ मच टाइम डू आई हैव? If you want to have a question answer round, तो फिर I mean 6:30 तक end करना है basically. Okay, yeah, right. So देखिए, इसमें जब भी मेंटल हेल्थ का केस आएगा, मुझे लगता है कि हमारे अकेले से या किसी सोशल वर्कर से, हम दो लोगों से नहीं होगा ये काम, राइट। और कोर्ट इंटरेस्टेड रहता है अगर आप उन्हें सप्लीमेंट करें चीजें तो, लेकिन वो खुद से आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकता और खुद से उस टेक्निकलिटी को वो समझ भी नहीं सकते। तो मेरा जो इंटरवेंशन इन दोनों केसेस में यही रहा कि बहुत सारे स्टेक होल्डर को चैनलाइज किया गया कि आप एम्स जाके मिल रहे हैं, आप बच्चे के घर वालों से बता रहे हैं कि इनको कैसे करना है, फिर आप उनको उनके लेवल पे जाके आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उतना समय दे सकते हैं कि नहीं, वो एक अलग बात होगी। कि जब बच्ची कोर्ट में जा रही है या रोज जब आप उसको अपडेट देते हैं, तो आप उसको उसकी भाषा में समझाइए जो वो समझ रही है। मतलब मुझे इन दोनों बच्चों के साथ कम से कम 2 घंटे देने पड़ते थे एक नॉर्मल इंटरेक्शन में भी, राइट। क्योंकि तो ये मेंटल हेल्थ केसेस थोड़े होते हैं कि आपको बहुत, आप अकेले नहीं कर पाओगे, पहले तो आप सबको चैनलाइज करिए, और दूसरा एक्सपर्ट की ओपिनियन। अगर आपको कभी भी कोई एक आम बच्चे में थोड़ी सी चीजें अलग लग रही है, तो आप उसको उसी समय से इन्वॉल्व कर लीजिए, वो किसी एक्सपर्ट को, या उसके असेसमेंट करवा लीजिए, ताकि ये दिक्कत ना लगे, राइट। क्योंकि कैसे, जैसे उसको बोला जा रहा है कि ये दवाई दी जा रही है, इसका साइड इफेक्ट है, जो वो ऐसे ऐसे मुंह हिलाती रहती थी, या ऐसे अपना फिजिटिंग कर रहे हैं, तो ये सारे सिम्टम्स जब कोर्ट में हम लेके गए टेस्टिमनी के लिए, तो जज ने कहा कि ये तो मुझे सही दिख रही है, राइट। फिर हमने वो IQ असेसमेंट की रिपोर्ट रखी उनके सामने, तो फिर हमने बताया कि मैम जब आप सवाल पूछेंगी तो ये उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगी उस समय इतनी तेजी से, और दूसरा क्योंकि ये ऑलरेडी अभी हैवी डोसेज के इन्फ्लुएंस में है, तो अभी और भी ये वो नहीं कर पाएगी कॉम्प्रिहेंसिवली उसको आंसर। तो ये 3 सबसे बड़े केसेस हैं। आखिरी जो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है वो है JJB पे केसेस का, राइट। जब चाइल्ड वर्सेस चाइल्ड की सिचुएशन होती है, तो एक तो इसमें एक ये दिक्कत मुझे जो लगती है JJB में आती है कि कॉम्पनसेशन पे एक NHRC की गाइडलाइंस है। अगर आप देखेंगे पिछले साल ये हुई थी कि NHRC की एक गाइडलाइन है कॉम्पनसेशन में, जब ये कहा जाता है कि एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है कॉम्पनसेशन में, विक्टिम कॉम्पनसेशन लास्ट वाले की बात कर रही हूँ मैं। फाइनल कॉम्पनसेशन में एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, पहला तो NHRC ने ये कहा। दूसरा, JJB के लिए उसने स्पेसिफिक कहा कि भाई JJB भी आप जुवेनाइल के लिए, CCL के लिए है माना, लेकिन आप CNCP भी आपके सामने है, तो आप जब केस डिस्पोज करेंगे, फाइनल डिस्पोजल ऑर्डर लिखेंगे, आप दोनों के लिए चीजें करेंगे, राइट। तो आप कॉम्पनसेशन भी देंगे बिना एप्लीकेशन के। ऑफ कोर्स एप्लीकेशन कोई दे रहा है तो इट्स गुड थिंग, लेकिन मेरे केसेस में ऐसा काफी बार हुआ है कि अगर आपने कॉम्पनसेशन का एप्लीकेशन नहीं लगाया है तो उसमें कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, जबकि रूल ये नहीं है, क्योंकि कॉम्पनसेशन पॉक्सो एक्ट रेड विथ 357 CRPC से भी गवर्न होता है। तो 357 का लॉ तो यही है ना कि आप जब फाइनल सेंटेंसिंग करेंगे तो इट हैज टू बी कंसिडर
देना है नहीं देना है वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन कंसिडर करना है आपको, दैट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो ये चीज आई थिंक जेजेबी में हमें बार बार याद दिलानी होती है। वो एनएचआरसी की गाइडलाइन में आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। और एक जो ऑर्डर, मतलब मुझे लगता है ना जेजेबी में आप बहुत ज्यादा कुछ उतना भी एक्टिवली नहीं कर सकते, क्योंकि सामने जुवेनाइल है, बेल में आपको सुना नहीं जाएगा। बहुत सारे जेजेबीज ऐसे, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का जसमीत जी का ऑर्डर है, जस्टिस जसमीत का, कि बेल जब जुवेनाइल की केस होंगे तो उसमें नहीं सुना जाएगा विक्टिम को, राइट, ये यहाँ का लॉ है। लेकिन फिर भी अभी भी सुनते हैं थोड़ा बहुत। आपके केस में क्या है वो डिपेंड करता है, और जज के ऊपर, जेजेबी के मैजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें आप एक बैलेंस्ड व्यू कैसे लेंगे, जब भी वो 3 कंडीशन बेल की नहीं फुलफिल हो रही हैं, तब आप उसको बोलिए। ये मत बोलिए कि विक्टिम के लॉयर की क्या, विक्टिम क्या सफर कर रही है, विक्टिम के पास कहाँ रहता है, वो 3 ही कंडीशन है बेल में खारिज होने की। तो आप, वो एक बहुत बैलेंस्ड व्यू है बच्चे के फेवर में, दोनों बच्चों के फेवर में। अब कि मैं चाइल्ड राइट्स लॉयर हूं तो मेरा इंक्लिनेशन दोनों बच्चों की तरफ रहता है। आप शायद विक्टिम्स लॉयर हो तो आपको लगेगा कि वो जुवेनाइल जा रहा है। और तीसरी चीज यही है कि जब विक्टिम को जस्टिस दिलाना है आपको जेजेबी में, तो आप फैमिली को कैसे समझाएंगे, क्योंकि जो आइडिया है जुवेनाइल जस्टिस का वो बहुत अलग है। लॉट ऑफ टाइम्स मुझसे फैमिली ये पूछती है कि मैडम वो तो घूम रहा है बाहर, या ऐसे चीजें हमारे सामने बार बार आती हैं, तब हम क्या समझाते हैं। और दूसरा ये भी है कि क्या हम उनकी जो नीड है, देखिए बहुत डिफिकल्ट है एक लॉयर के लिए सीधा पूरा जुवेनाइल जस्टिस विक्टिम को समझाना जो इतने कुछ से गुजरा है। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि जो उनकी स्पेसिफिक नीड्स हैं उनको हम CWC, क्योंकि जब भी जेजे में आता है ये केस जेजेबी के सामने, तो विक्टिम का तुरंत CWC से सारा कुछ नाता हो जाता है। जेजेबी जब चिल्ड्रन कोर्ट की बात होती है तो बहुत, या पॉक्सो कोर्ट की, तो कोर्ट देखते हैं बहुत कुछ बच्ची के बारे में और फैमिली के बारे में, पर जब जेजेबी के सामने मैटर आता है तो ज्यादातर जुवेनाइल के बारे के ही लिए फोकस किया जाता है और CWC के लिए छोड़ दिया जाता है बच्ची को। तो मुझे लगता है कि आप उसकी जो भी, हम उसको आइडिया ऑफ जस्टिस उसकी फैमिली का अगर है कि आप 7 साल सजा दे दो या फांसी पे टांग दो, तो वो तो आप नहीं कर सकते। लेकिन आप उनसे एक नीड असेसमेंट, जो उनका इंडिविजुअल केयर प्लान होता है, ICP फॉर्म लास्ट में फॉर्म 7 में, उसके हिसाब से आप CWC से कनेक्ट करते रहिए और देखिए कि उस बच्चे की बाकी की नीड्स, जो रिहैबिलिटेशन है बेसिकली, वो हो रहा है प्रॉपरली। सो हम उनको, अगर उनका आइडिया ऑफ जस्टिस ये है रेट्रीब्यूटिव, तो वो तो नहीं दिला सकते, लेकिन यस बहुत हद तक हम उन्हें एक सेटिस्फाई तरीके से छोड़ सकते हैं, है ना, एंड पे। इसमें मैं एक ब्रीफली एक चीज डिस्कस करूंगी कि एक केस में सामने आया था जिसमें बच्ची को जुवेनाइल पे स्टॉकिंग और सेक्सुअल हरासमेंट के वो थे आरोप। उसमें बच्चे को बेल हुई थी, और वो जब बेल पे था तो वो अभी भी बच्ची का हाथ पकड़ लेता था आते जाते, राइट। मुझे फैमिली ने फोन करके यही कहा कि आप ये ऐसे करता है, यही पहले भी केस था, और क्योंकि वो छूट गया इसलिए कोई भी उसमें डर नहीं है, या कोई कुछ भी, कोई भी इंटरवेंशन नहीं हो रहा है। उस टाइम पे मेरे सामने ये दुविधा थी कि मैं चाइल्ड राइट के जैसे एक जुवेनाइल की बेल कैंसिल करवाऊं, या मैं एक विक्टिम के लॉयर के जैसे उनकी कही को आगे रखूं, क्या करना है मुझे, राइट। मैंने एक अप्रोच लिया कि मुझे एक ऑर्डर मिला जिसमें मैंने ये बात सामने रखी, और जो एक पर्टिकुलर सेक्शन मैंने सिर्फ मॉडिफाई करने के लिए, एक ऑर्डर मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन डाला, जिसमें ये था कि बच्ची ऐसे ऐसे थ्रेटन होती है इसके आने से, और ये, तो आप उसको कोई एक ऐसी रीजनेबल रिलीफ दीजिए जो दोनों बच्चों के हक में हो, कहते हुए। तो बोर्ड ने ये डिस्कस किया और फिर उन्होंने बेल कैंसिल नहीं की, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि आपको बच्ची को वहां पे हर 1 महीने तक हर तीसरे दिन पुलिस जाके वहां पे चक्कर लगाएगा और वहीं पूरे दिन रहेगा एक कांस्टेबल। तो इससे बच्चे में अच्छा खासा जुवेनाइल का भी कोई नुकसान नहीं हुआ, बच्ची को भी राहत मिली, उनकी भी जो मेन इश्यू था वो ये था। तो दोनों का ही सॉल्व भी हुआ, चाइल्ड राइट्स भी अपहेल्ड हुए, और आपका एक बैलेंस्ड अप्रोच भी रहा, राइट। इसके अलावा आई थिंक 10 मिनट में मैं ये
कवर करना चाहूंगी कि कुछ हम पॉक्सो विक्टिम के दौरान कुछ ऐसी चीजें आती हैं, जैसे मान लीजिए एक केस था जिसमें बच्चे का डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट था डिसेबिलिटी, वो कभी लगाया ही नहीं गया रिकॉर्ड पे। तो जिस दिन टेस्टिमनी हो रही थी उस दिन कोर्ट को पता चल रहा है कि बच्ची डिसेबल है, और वहां पे कोई भी प्रोविजन नहीं थे उस बच्ची के रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के लिए, राइट। तो ये हुआ कि हमें वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लॉयर के पास था। अब इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि जज ने ये पूछा कि मैं इस सर्टिफिकेट को कैसे रिकॉर्ड पे लूं, राइट। आपके ये एक पर्टिकुलर मेरी सिचुएशन है, हो सकता है आपके लिए एविडेंस में हो, या कोई एमएलसी आपने दूसरी करवाई हो। जो एमएलसी है, कई बार ये भी होता है कि डॉक्टर ढंग से एमएलसी नहीं करते, बाद में कोई चीज होती है तो आप उस चीज को रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं। नो, चीजों को रिकॉर्ड पे लाने पे क्या करा जाएगा? 4 ऑप्शंस हैं जो मेरे हिसाब से मुझे पता है। पहला तो आप आईओ को दे दीजिए, अगर वो लेते हैं तो बढ़िया है, नहीं लेते अगर, और अगर वो लेंगे तो वो चार्जशीट के साथ, या अगर एविडेंस के बाद दे रहे हैं तो सप्लीमेंट्री के साथ लगाएंगे। लेकिन अगर नहीं ले रहे हैं तो आप खुद भी सेक्शन 136 जो था एविडेंस एक्ट का, उसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन आपको देखना होगा। वो आपको बोलता है कि कोई भी पार्टी अगर कुछ एविडेंस देना चाहती है किसी भी स्टेज पे, तो वो जज के सामने जाके मेंशन करेगी और रेलेवेंसी बताएगी। अगर वो अलाउ होता है तो वो दे सकती है, राइट। तो एक सेक्शन 136 है। मान लीजिए उसमें भी जज आपको नहीं देना देते, तो आप एक एप्लीकेशन लगाइए कि ये रिकॉर्ड है, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, या ये है, मुझे ये चाहिए, मतलब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आप ये तो नहीं बोलोगे मेरे पास डॉक्यूमेंट है, पर आप ये एप्लीकेशन लगाओगे कि ऑन दिस एंड दिस डे द विक्टिम हैज सफर्ड through pain and like this abnormalities and she has again visited a medical dog practitioner, और ये उसकी रिपोर्ट है, काइंडली आप ये कलेक्ट करवाएं 173(8) में। तो वो सप्लीमेंट्री पुलिस के थ्रू ऑफिशियली उनके पास आएगी। और लास्ट ऑप्शन है 165 एविडेंस एक्ट का, जिसमें जज के पास पावर होता है किसी भी चीज को लाने का, किसी भी चीज को क्वेश्चन करने का, तो इन केस अगर वो अलाउ करते हैं। तो ये 4 मुझे लगता है ये बहुत काम की चीजें कभी भी आपके पास आगे आ सकती है विक्टिम लॉयर के जैसे, जब प्रोसिक्यूशन की स्टोरी इंटायरली अलग होती है और आपको कुछ एडिशनल चीजें लानी होती है। टेस्टिमनी के लिए आई एम श्योर आप सब, मेरे पास समय कम है तो मैं ज्यादा इलैबोरेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन टेस्टिमनी में एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जैसे एक बार ऐसा केस आया, बच्ची डिसेबल भी नहीं है और कोई स्पेशल चाइल्ड होने का कोई भी दूर दूर तक बात नहीं है, बस सिंपल सी ये बात होगी, बच्ची जब से पैदा हुई है वो ज्यादा बोलती ही नहीं है, तो उसकी जो स्पीच वाला कम्युनिकेशन है वो नहीं है, राइट। वो बोल सकती है, वो बोलती भी है, लेकिन क्योंकि उसको बोला ही नहीं गया तो स्पीच कभी उसकी वो हुई नहीं है। स्पीच थेरेपी उसकी करानी थी पर कभी नहीं हुई, राइट। तो इसमें क्या हुआ है कि जब ये बच्ची आई है तो उस दिन हमारे पास वहां कुछ भी नहीं था करने के लिए, राइट। मैं 1 मिनट के लिए पहले मिली थी वहां से, तो हमने एक डॉल, मेरे पास एक डॉल थी, क्योंकि बच्ची से कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, वो हाँ 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 बोल रही थी सब चीज में। तो एक डॉल पड़ी थी, उस डॉल के थ्रू जब मैंने उसको ऐसे डिमॉन्स्ट्रेट किया कि ये वो भैया है ना, ये क्या कर रहे हैं, तो उसने मेरे हाथ से डॉल ली और उसने 2 डॉल फिर मैंने उसे दी, एक को उसने एक्यूज्ड बनाया, एक को उसने खुद को बनाया, और उसने पूरा इंसिडेंट उससे पोर्ट्रे किया, राइट। देन आई वेंट आफ्टर द ब्रेक और जज को मेंशन किया कि अगर आप ये अलाउ कर सकते हैं तो। बाय चांस उन्होंने ये अलाउ कर दिया, तो एविडेंस हुआ उस डॉल के थ्रू हम सबके सामने ओपन कोर्ट में। उसके बाद क्रॉस भी इसी तरीके से हुआ, क्योंकि ये बहुत डाइसी होता, क्योंकि ये आया सजेशन की विक्टिम के लॉयर ने ये प्रिपरेशन कराई है और वो एग्जैक्टली उसका डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ हुआ है। बट लेकिन जब क्रॉस हुआ तो उस बच्ची ने क्रॉस में भी पूरा का पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन दिया। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बहुत इनोवेटिव होंगी, जो टेस्टिमनी में शायद कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन आपको पुश करना पड़ेगा उन चीजों के लिए, राइट। एक और था इंस्टेंस जब बच्ची, जैसे आई थिंक आपके यहाँ भी होता होगा कई स्टेट में, जब कोर्ट में ही वो एविडेंस कराने लगते हैं, अलग से कमरा नहीं होता, VWDC नहीं होता, विक्टिम रूम अलग नहीं है, राइट। तो वहीं पे कोर्ट में कराने लगते हैं वो पार्टीशन करके या सामने सबके। तो जब ये हो रहा था तो बच्ची काफी
काफी डर, जब क्रॉस की बारी आई तो जो क्रॉस अक्यूज्ड के वकील थे वो काफी, पहले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंटिमिडेटिंग थी, काफी लंबे चौड़े तगड़े से थे, उनकी आवाज बहुत तेज थी। तो जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो बच्ची डर गई। जब उससे 4 बार उन्होंने एक चीज पूछी कि ये हुआ था ना, ये हुआ था ना, बहुत डर आवाज में, भारी आवाज में, तो वो काफी डर गई और उस चीज में वो कंफ्यूज होके जो उससे पता था वो भी उसने नहीं बताया, राइट। उस समय हमने इंटरवीन किया और एक रिक्वेस्ट करी जज साहब से कि जज साहब आप ये अलाउ करें कि इनके जो भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये इतने ज्यादा इंक्विजिटिव हो रहे हैं और डरा रहे हैं बच्चे को, तो ये सारे अपने क्वेश्चन पहले रिटन में इस कोर्ट को सबमिट कर दे और जो कोर्ट को लगे कि वो एक डिग्निफाइड क्वेश्चन है पूछने के एक बच्चे के लायक, वो क्वेश्चन सिर्फ पुट किए जाएं बच्चे को, वो भी या सपोर्ट पर्सन या मैं या कोर्ट खुद या पीपी जो भी कर देगा। तो वो अलाउ हुआ और दूसरे दिन वो पूरी एक लिस्ट के साथ आए। जज साहब ने वो पूरी लिस्ट देखी और उन्होंने कहा इसमें से कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता बच्चे के लायक है। उन्होंने पूरी पूरी की पूरी लिस्ट वो रिकॉर्ड पे ली, लेकिन डिसअलाउ करते हुए ये काम किया। तो आई थिंक ऐसा भी कुछ आप कर सकते हैं, कहीं पे ये लिखा नहीं है, राइट। इसके लिए आप मुझसे कोई प्रोविजन पूछेंगे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ ये सारी चीजें ऑफ कोर्स आपकी तभी डिपेंड करेंगे कि बच्चे का आप क्या देख रहे हो, उस टाइम ही रिक्वायरमेंट क्या है उस पर करेगी डिपेंड, राइट। एक और है कि जो लास्ट है वो ये रहता है कि टेस्टिमनी जो है ना, टेस्टिमनी में आपको सिर्फ एक चीज करनी है, विक्टिम का वर्जन कई बार बहुत अलग होता है, जैसे कि पुलिस उसके यहाँ के साइट मेमो नहीं बनाया है, पुलिस उसको लेके वहां से सीधे वहां चली गई थी, लेकिन जब आप प्रोसिक्यूशन स्टोरी पढ़ेंगे तो वो एकदम परफेक्टली होती है, राइट। तो इन दोनों का जो गैप ब्रिज करना है वो, जैसे मैम बबली मैडम ने बताया कि आप पहले ही प्रोसिक्यूशन पीपी को आप ब्रीफ करते रहते हैं, अगर ब्रीफ नहीं करने के बावजूद वो नहीं मान रहे हैं तो आप 165 में जज को हमेशा ये बात कह सकते हैं कि सर ये भी एक एडिशनल थी एंड आई थिंक ये रेलेवेंट है, कोर्ट क्वेश्चन में ये डाल दीजिए, क्योंकि वो गैप फिलअप करना बहुत जरूरी है। जो पहला केस हमने डिस्कस किया था जिसमें डीएनए मैच था और ये चीज नहीं हुई थी, वो एग्जैक्टली यही चीज थी कि विक्टिम का जो वर्जन था वो हमेशा टेस्टिमनी के थ्रू रिफ्लेक्ट किया, ऑल्दो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं रहा। इन्वेस्टिगेशन में अगर आप पेपर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन विक्टिम एक छोटे बच्चे की है और वो हमारे पास जजमेंट्स ये बताते हैं कि स्टर्लिंग क्वालिटी है तो आपका होगा कन्विक्शन। दैट इज वाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आप चाइल्ड का वर्जन और प्रोसिक्यूशन स्टोरी है उसके गैप को भर दें समहाउ। आई थिंक हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए अब ओपन कर सकते हैं। किसी को अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो फिर वो या तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आप हैंड भी रेस कर सकते हैं। रोहिणी जी को क्वेश्चन है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। मैम मैं कर्नाटक से बात कर रही हूँ। मैं एक एनजीओ में वर्क करती हूँ एज एडवोकेसी ऑफिसर। मैम ये एमआर चाइल्ड को रेप हुआ था मैम। मैं वो फाइल एक किए है, केस फाइल किए है, लेकिन वहाँ तो कंपोजिशन के द्वारा हमको जजमेंट मिला है कि वो एमआर है ना, पहले ही उसे पेंशन मिलता है, सो कुछ कंपोजिशन नहीं दे सकते करके। सो ये सच है और हम कंपोजिशन ले सकते हैं मैम वो बच्चे के लिए। एमआरआई क्या है? मुझे एमआरआई मुझे नहीं समझ आ रहा है आपकी बात। मेंटल रिटायर्ड। ओके 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 ठीक है। देखिए ऐसा कोई प्रोविजन तो नहीं है, जैसे आप रूल में पढ़ेंगी ना पॉक्सो रूल्स 2020 में, तो वहां स्पेसिफिकली लिखा है राइट कि आप किसी भी, ये जो रूल 9 है राइट, रूल 9 है पॉक्सो में जो कहता है कि डिसेबिलिटी के हिसाब से या जब भी बच्चा किसी और स्कीम में इंटाइटल है वो उससे मिलेगा, लेकिन कॉम्पनसेशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, तो आप बिल्कुल जा सकती हैं। इसके अलावा सीडब्ल्यूसी में स्पेशल रिलीफ जो है वहां पे भी आप रूल 8 में राइट, जो पूरा अंतर ये है कि रूल 8 में रोहिणी जी आपको क्या इंग्लिश में बताना रहेगा? ये मुझे हिंदी में दिक्कत हो रही है क्या आपको? इट्स ओके मैम।
ओके ओके। तो रूल 8 में जो रिलीफ मिलती है CW चाइल्ड वेलफेयर कमिटी से, उसमें डिफरेंस ये है कि वो अभी केस पे नहीं जाते। जो रूल 9 में क्राइटेरिया है कॉम्पनसेशन का पॉक्सो एक्ट में, वो एक स्पेसिफिक है, इंजरी विक्टिम असेसमेंट के होगा, वो कितना हुआ है, ये सारी चीजें। लेकिन अगर आप रूल 8 का मांगती हैं CWC से स्पेशल रिलीफ, तो उसमें ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, राइट? तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन रहेगा? मैम अगर बच्ची डिसेबल है या जिसका मेंटल सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं है और आती है बच्ची जिससे हमको लगता है, तो हम कैसे मतलब कोर्ट में क्या पिटीशन वगैरह कैसे दे सकते हैं कि इसका ये डिसेबल है? देखिए, आप जब भाई हम अभी फिर बात करेंगे बबली जी, पहले डिसेबल किस तरीके की डिसेबिलिटी लग रही है। अगर वो मेंटल हेल्थ एक्ट में कवर्ड है, राइट, वो असेसमेंट के लिए आपको सिर्फ लग रहा है कुछ चीज अबनॉर्मल बच्ची में, कि जैसे वो जवाब नहीं दे पा रही है, थोड़ी सी दिखने में अलग अलग तरीके की चीजें हैं ना, जैसे मेंटल इलनेस ऑन द फेस ऑफ इट जी नहीं दिख। बहुत बहुत कोई कोई बच्ची नॉर्मल मतलब अपने एज के हिसाब से, जिस हिसाब से लग रहा है कि जिस हिसाब से उसका मेंटल मतलब ग्रोथ होना चाहिए, आम बच्ची जिस तरह रिएक्ट करी वो नहीं कर पा रही है। और वैसे सिचुएशन में देखिए, आईक्यू असेसमेंट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले आईक्यू असेसमेंट के लिए बोल सकते हैं उसमें, क्योंकि वो बिल्कुल किसी बच्चे को किसी नुकसान किए हुए वो चीजें होती है। आईक्यू असेसमेंट बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, वो होती है, बच्चे की कोई ब्रेन स्कैनिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, तो आईक्यू असेसमेंट सबसे सेफ है। उसके पहले भी बहुत सारे, जैसे अगर आप इसमें आप शुरुआत कहाँ से करना चाहती हैं वो भी डिपेंड करेगा। अगर आप CWC के पास जाके ये चीज मेंशन करती हैं तो कोई रोक नहीं है। पहले आप एक सेफ प्ले करने के लिए CWC के पास जाइए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन बोलिए कि बच्चा ये है, हमें ये लगता है, इसको प्रॉपर रिलीव करते हुए इसका आईक्यू असेसमेंट या जो भी कंसर्न आपके जिले का हॉस्पिटल होगा या मेंटल, जैसे हम दिल्ली में तो बहुत दूसरी स्पेशलाइज जगह है, वहां भेजा जाए, राइट। अगर वहां से 2 मिनट। हाँ आईक्यू या कुछ आता है और वो कम है या बॉर्डर लाइन जैसे मेरे केस में था, तब उसकी भी वजह होगी, क्योंकि वहां पे ही काफी असेसमेंट हो जाएंगे। हो सकता है आईक्यू कम ना हो, कोई और वजह हो डिसेबिलिटी की, तो वो आपको रेफर करेंगे। मेरा कहना यही है कि आप पहले इसको CWC के जाइए। अगर CWC से नहीं होता, जैसे हम करवाने के लिए नहीं गए थे, हमारा एप्लीकेशन था, बच्ची को टेस्टिमनी के लिए समन किया गया था, तो जिस दिन हम लेके गए थे उस दिन हमने ये बात रखी और कोर्ट ने अपने से ही कह दिया कि एम्स के साइकियाट्री डिपार्टमेंट को आप करवाओ। लेकिन अगर आपके लिए, अगर नॉर्मल केस में आपके लेवल पे हो रहा है, तो आप पहले CWC को इन्फॉर्म करके ये चीज एक कोई रिलीफ लीजिए ना, वो प्रॉपर चैनल होगा। किसी के और कोई क्वेश्चंस है? Okay. So thank you so much, स्नेहा जी। आपने काफी इंसाइटफुल सेशन दिया एंड मतलब आपने अपने काफी सारी केस स्टडीज डिस्कस करे एंड उसका पूरा प्रोसेस समझाया, फैक्चुअल बैकग्राउंड्स थे, क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या बैरियर्स थे, आपने बहुत ही डिटेल में सब कुछ डिस्कस किया। यू एड्रेस्ड की लाइक चाइल्ड विक्टिम, लाइक व्हाट द चाइल्ड विक्टिम गोज थ्रू एंड व्हाट द फैमिली गोज थ्रू, एंड आपने यू ऑल्सो लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लाइक एक मेंटल डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस की भी बात ले आए यहाँ पे, जो आजकल लाइक बहुत लोगों को समझ नहीं आता है, बट ये बिहेवियरली बच्चों को बहुत इफेक्ट करता है एंड उनकी एक्शंस आगे की इन्फ्लुएंस करता है एंड ऑफ कोर्स लाइक आपके केसेस पे भी इन्फ्लुएंस करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर यू नो ये detailed explanation, not just for of the legal process but also like जो केयर और सेंसिटिविटी के थ्रू हमें ये केसेस हैंडल करने चाहिए। सो yes, thank you so much for joining us, and thank you for everyone जो अटेंड कर पाए ये सेशन। आप जुड़े रहिए प्लीज, आधे घंटे बाद हमारा एडवोकेट शमोना खन्ना के साथ एक और सेशन होगा।
So thank you. Thank you so much. Right. I'll share the documents with you, Tanya. You can just share forward. Those SOP guidelines of DFSS for medical collection. I'll share it. Can you put a link in the messages? या फिर मैं आप अलग से भी I'll do it here. Thank you. Thank you.